तो कल क्या पढ़ा था, याद है किसी को? क्या पढ़े थे? इसके चारों चक्र पढ़े थे। तो कल हम लोगों ने सबसे पहले तो ये देखा था कि कौन से प्लांट के डिवीज़न में फ्लावर आता है। तो हमें पता था फ्लावर आता है एंजियोस्पर्मिक प्लांट में, यानी कि आवृतबीजी पौधों में क्या आता है, फ्लावर आता है। अब फ्लावर ही उस पौधे का क्या है, लैंगिक अंग है, उसी के माध्यम से जनन वगैरह होगा, वो सारी चीज़ें देखा था। फिर हमने ये देखा था कि जो एक फ्लावर होता है उसे कुल 4 चक्र होते हैं। एक आपका था बाह्यदल, एक था दल, पुंकेसर, स्त्रीकेसर, फिर उनको क्या कहते हैं वो देखा था। तो वो सारा चीज़ डिटेल में हम लोग कल देख दिए थे। आज हम पढ़ेंगे पुमंग के बारे में। पुमंग क्या है? पुमंग पुष्प का क्या होता है, नर जननांग होता है। अब याद हो कि पुमंग है, तो पुमंग कैसे बनता है? पुंकेसर के समूह को ही क्या कहते हैं, पुमंग कहते हैं। यानी कि पुमंग की इकाई, पुमंग की इकाई को हम कहते हैं पुंकेसर। क्या कहेंगे? पुमंग की इकाई को पुंकेसर कहते हैं, स्टेमन कहते हैं। ठीक, क्योंकि पुमंग जो होता है वो ढेर सारे या कई पुंकेसर से मिलकर बना होता है। पुंकेसर के इस समूह को क्या कहते हैं, पुमंग कहते हैं। और पुमंग ही पुष्प का क्या है, नर जननांग है। और कल आपको मैं बताया था कि इस वाले हिस्से को परागकोश कहते हैं, एंथर कहते हैं इसको। फिर ये जो बीच वाली लाइन है इसको कहते हैं योजी, कनेक्टिव। और ये जो लाइन है इसको तंतु कहते हैं, फिलामेंट। क्या कहेंगे, फिलामेंट। अब किताब में तंतु पुतंतु दोनों लिखा रहता है, तो चाहे जो पढ़ो, ठीक है। तो परागकोश हो गया, योजी हो गया, पुतंतु हो गया। ठीक, चलो लिखी देने, बार बार कहोगे, आर्ट हो गया उसके लिए भी। तो एक जो पुमंग होता है उसके कुल कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं, परागकोश, योजी, पुतंतु। अब हम परागकोश को कट करेंगे, बीचों बीच से परागकोश को कट करके जब देखते हैं तो कुछ इस तरह का दिखाई देता है। एकदम नया जो परागकोश होगा जब उसको कट करेंगे तो कुछ ऐसा दिखाई देता है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि एक जो परागकोश होता है उसमें कितनी पालियाँ पाई जाती है, परागकोश में कितनी पालियाँ पाई जाती है। तो एक परागकोश में जो कितनी पालियाँ पाई जाएंगी, एक ये और एक ये, तो कितनी पालियाँ हुई, 2 पालियाँ। तो यहाँ हम लिख सकते हैं एक नवीन परागकोश में, नवीन मतलब नया, दो पालियों से मिलकर पालियों को इंग्लिश में कहते हैं लोब्स, 2 पालियों से मिलकर बना होता है, मिलकर बना होता है। तो परागकोश में कुल कितनी पालियाँ पाई जाती है, 2 पालियाँ पाई जाती है। एक पाली ये, एक पाली यहाँ देख लो, एक ये और एक ये, तो कितनी पालियाँ हुई, 2 पालियाँ हुई। इसलिए इसको क्या कहते हैं, अतः इसे द्विकोष्ठीय परागकोश कहते हैं। और द्विकोष्ठीय परागकोश को क्या कहते हैं, डाइथिकस एंथर कहते हैं। ठीक, तो एक नवीन परागकोश में कितनी पालियाँ होती है, 2 पालियाँ होती है, एक पाली ये, एक पाली ये, इसीलिए इसे द्विकोष्ठीय परागकोश या डाइथिकस एंथर कहते हैं। अब इन पालियों में कितने चैम्बर पाए जाते हैं ये देखते हैं। तो एक पाली ये हो गया, एक पाली ये हो गया, तो एक पाली में
2 चैम्बर पाए जाते हैं। एक चैम्बर ये, एक चैम्बर ये, तो एक पाली में कितनी चैम्बर हुए? 2। तो 2 पाली में कितने हुए? 4 चैम्बर पाए जाते हैं। और इन पालियों को क्या कहते हैं? इन प्रकोष्ठों को परागपुट या लघु बीजाणु धानी, लघु बीजाणु धानी, इंग्लिश में कहते हैं इसको एंथर सैक, पॉलन सैक, और भी नाम है कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? एंथर सैक कहते हैं या पॉलन सैक कहते हैं। किसको? ये जो प्रकोष्ठ होते हैं, चैम्बर होते हैं, इनको क्या कहते हैं? परागपुट या लघु बीजाणु कहते हैं। तो इनको क्या कहेंगे? परागपुट कहेंगे या लघु बीजाणु। ठीक, इनको क्या कहेंगे? परागपुट या लघु बीजाणु कहते हैं। और एक परागकोश में कुल कितने पालियाँ होती है? 2 पालियाँ होती है, एक पाली ये और एक पाली ये। और एक पाली में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? 2 प्रकोष्ठ होते हैं। एक पाली में 2 प्रकोष्ठ होते हैं, ठीक है। और इन प्रकोष्ठों को क्या कहते हैं? परागपुट या लघु बीजाणु, एंथर या पॉलन सैक कहते हैं। इन्हीं परागपुट या लघु बीजाणु के अंदर परागकण का निर्माण होता है। परागकण निर्माण होता है। अब परागकण क्या है? उसी के अंदर क्या होते हैं? नर युग्मक पाया जाता है। तो ये जो है ये सब क्या है? परागकण है, परागकण है, एंथर। समझे? और ये जो आपको लाइन दिखाई दे रही है ये हो जाएगा योजी। और एक लाइन आपको ये यहाँ से ये दिखाई दे रहा है और एक ये दिखाई दे रहा है, इसको कहते हैं लाइन ऑफ डेहिसेंस। क्या कहते हैं? लाइन ऑफ डेहिसेंस। लाइन ऑफ डेहिसेंस, डेहिसेंस का मतलब होता है स्फुटन। यहीं से पराग जो कोश होता है वो फटता है और परागकण बाहर आ जाते हैं। लाइन ऑफ डेहिसेंस से क्या होगा? परागकोश फटेगा और परागकण वहीं से बाहर आ जाएंगे। यही कोने से परागकोश क्या होता है? फटता है और परागकण बाहर आता है। यही है पुमंग के बारे में, इतना ही पढ़ना है। तो पुमंग क्या होता है? पुष्प का नर जननांग होता है। पुमंग की इकाई को पुंकेसर कहते हैं। फिर उसके बाद हमने देखा कि जो एक नवीन परागकोश होता है वो 2 पालियों में बटा होता है। इसको बाइलोब स्ट्रक्चर कहते हैं या फिर इसको द्विकोष्ठीय परागकोश कहते हैं, डायथिकस एंथर कहते हैं। फिर हम ये देखते हैं कि एक पाली में कितने प्रकोष्ठ या चैम्बर पाए जाते हैं। तो एक पाली में 2 चैम्बर, 2 प्रकोष्ठ पाए जाते हैं, जिसको कहते हैं परागपुट या लघु बीजाणु। इन्हीं परागपुट या लघु बीजाणु के अंदर परागकण का निर्माण होता है। और इसी यही परागकण क्या होता है? पुष्प का नर युग्मक होता है। और बीच में आपका योजी हो गया। ये किनारे लाइन ऑफ डेहिसेंस कहलाता है। यहीं से परागकोश फटता है और परागकण बाहर आता है। कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं, ठीक है। कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जैसे मालवेसी कुल के पौधे, मालवेसी कुल के पौधे जैसे कपास, गुड़हल आदि, ये जो होते हैं इनमें सिर्फ एक ही पालियाँ पाई जाती है। कितनी पाली पाई जाती है? एक ही, सिर्फ यही एक ही पाली होगा, बस एक ही पाली पाई। किसमें? मालवेसी कुल के पौधे कपास व गुड़हल में एक ही पाली पाई जाती है। तो प्रकोष्ठों की संख्या कितनी हुई? 1, 2। तो ये कैसा हो जाता है? एक कोष्ठीय प्रकोष्ठ कहलाएगा। कैसा कहलाएगा?
मोनोथीकस, एक का मतलब मोनो, तो मोनोथीकस एंथर हो जाएगा। अब बाकी जितने पौधे हैं सब में क्या होता है, 2 पालियाँ पाई जाएंगी, 2 प्रकोष्ठ होगा और चैम्बर 4 हो जाएंगे। और उन्हीं के अंदर क्या होता है, लघु बीजाणु नहीं, पराकण या लघु बीजाणु का निर्माण होता है। तो बस ये था, इतना ये चीज़ें लिख लो, अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं है, लिखो फटाक से। और इसमें हम लोगों ने सबसे पहले क्या पढ़ा था कि फ्लावर का स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसमें क्या क्या पाया जाता है, वो सारी चीज़ें हम लोगों ने देख लिया था। उसके बाद हम लोगों ने देखा था पुमंग के बारे में कि पुमंग जो होता है पुष्प का नर भाग होता है और पुमंग की इकाई को पुंकेसर कहते हैं। साथ ही साथ हमने ये देखा था कि जो पुमंग होता है उसमें 2 पालियाँ पाई जाती है। कितनी पालियाँ पाई जाती है, इसलिए जो पुमंग होता है वो द्विपालित संरचना होती है। जब उसको कट करके देखते हैं तो उसमें 2 पालियाँ पाई जाती है, इसलिए पुमंग कैसा होता है, द्विपालित संरचना होता है, जिसको कहते हैं द्विकोष्ठीय परागकोश, डाइथिकस एंथर कहते हैं। और इस द्विकोष्ठीय परागकोश के अंदर परागपुट या लघु बीजाणु धानी पाया जाता है, जिसके अंदर परागकण का निर्माण होता है। और कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जिनमें एक ही पाली पाई जाती है, जैसे गुड़हल, कपास, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देख लिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे कि वो जो कल हमने देखा था कि परागकण वहाँ पर बनता है, तो उस परागकण का निर्माण कैसे होता होगा उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है पुंभ बीजाणु जनन अथवा लघु बीजाणु जनन। तो पुंभ बीजाणु जनन अथवा लघु बीजाणु जनन क्या होता है, कोई बताना चाहेगा? चलो मैं बता देता हूँ। परागकोश या परागकण के निर्माण की प्रक्रिया को ही पुंभ बीजाणु जनन या लघु बीजाणु जनन कहते हैं। क्या बताया? परागकोश या परागकण। परागकण का मतलब नर युग्मक, यानी कि हम कह सकते हैं नर युग्मक के निर्माण की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, पुंभ बीजाणु जनन अथवा लघु बीजाणु जनन। फ्लावर जो होता है, पुष्प जो होता है, उसमें जो नर युग्मक का निर्माण होता है वही प्रक्रिया पुंभ बीजाणु जनन अथवा लघु बीजाणु जनन कहलाती है। तो एक लाइन में लिख दे रहा हूँ, परागकोश तथा परागकण, ब्रैकेट में मैं लिख देता हूँ नर युग्मक, के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहेंगे, लघु बीजाणु जनन अथवा पुंभ बीजाणु जनन कहते हैं। लघु बीजाणु जनन अथवा पुंभ बीजाणु जनन कहते हैं। ठीक, यही इसकी परिभाषा हो जाएगी कि पुंभ बीजाणु जनन अथवा लघु बीजाणु जनन क्या होता है। तो परागकोश अथवा परागकण यानी कि नर युग्मक के निर्माण की प्रक्रिया को ही पुंभ बीजाणु जनन अथवा लघु बीजाणु जनन कहते हैं। तो एक नवीन परागकोश से कैसे पुंभ बीजाणु जनन की क्रिया होती है, कैसे उसका निर्माण होता है नर युग्मक का, वो पूरा हम देखेंगे। तो ये एक फ्लावर है, फिर धीरे धीरे कैसे पूरा उसका एक विकास हुआ है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे। तो ये क्या है, पहले दिन का फूल है, एकदम से पहले दिन का फ्लावर है। अब फ्लावर में मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ये बाह्यदल, ये दल हो जाएगा, ये आपका पुंकेसर है, ये स्त्री केसर है, और नीचे आपका क्या था, बाह्यदल था। तो बाह्यदल, दल, पुंकेसर, स्त्री केसर। अब इसमें से हमने क्या निकाल लिया, परागकोश, यानी कि पुमंग को निकाला। किसको निकाला? पुमंग। पुमंग में क्या पाया जाता है, परागकोश। तो ये एक नवीन परागकोश है। कैसा परागकोश है? नवीन परागकोश है। नवीन मतलब होता है नया। ये एक नवीन परागकोश है। अब इसको हम कट करेंगे। क्या करेंगे? यहाँ पर कट करके दिखाया गया है। तो इस जो एरिया है, ये जो एरिया है, इसको जब हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो कुछ इस तरह का दिखाई देता है। सबसे बाहर आपको एक लेयर दिखेगी जो आपको यहाँ पर ऑरेंज कलर के दिखाया गया है। इस लेयर को कहते हैं एपिडर्मिस, और हिंदी में इसको कहेंगे बाह्य स्तर। यानी कि
जो नवीन परागकोश जब उसको कट करके देखते हैं तो सबसे पहले बाहर एक अस्तर दिखाई देता है, उस अस्तर को क्या कहते हैं? बाह्य अस्तर कहते हैं। और उसके अंदर ढेर सारी कोशिकाओं का समूह होता है। उस नवीन परागकोश के अंदर जब हम उसको कट करके देखते हैं तो उसमें हमें क्या दिखाई देता है? ढेर सारी कोशिकाओं का समूह दिखाई देता है। इन कोशिकाओं के समूह को कहते हैं विभज्योतिकी कोशिका। विभज्योतिकी कोशिका कहते हैं। ये अंडाकार शेप में होता है और इसमें ढेर सारी कोशिकाओं का समूह होता है। उन कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? विभज्योतिकी कोशिका कहते हैं। एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। एक नवीन परागकोश है। नवीन परागकोश को जब हम कट करते हैं तो जब कट करके ये वाला एरिया देखते हैं तो हमें एक सबसे पहले बाह्य स्तर दिखाई देता है। बाह्य स्तर के अंदर ढेर सारी कोशिकाओं का समूह होता है। उन कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? विभज्योतिकी कोशिका कहते हैं। अब क्या होता है कि इनमें विभाजन चलता रहता है और इसमें से साइड से, इस साइड से, इस साइड से, इस साइड से, इस साइड से, यानी कि चारों कोनों पर एक एक कोशिका आकार में बड़ी हो जाती है। तो यहाँ पर दिखाया गया एक कोशिका ये, एक कोशिका ये, एक कोशिका ये, यानी कि चारों कोनों पर एक एक कोशिका आकार में क्या हो चुकी है? बड़ी हो चुकी है। कहाँ से? विभज्योतिकी कोशिका में से चारों कोने पर एक एक कोशिका आकार में बड़ी हो जाती है। अब इन कोशिका को कहते हैं परपशु कोशिका। क्या कहेंगे इसको? परपशु कोशिका कहते हैं। परपशु कोशिका कहते हैं। ये आकार में क्या होती है? बड़ी हो जाती है किनारों किनारों से। अब इन कोशिका को कहेंगे परपशु कोशिका। साथ ही साथ इनका केंद्रक और जो जीवद्रव है वो स्पष्ट और गाढ़ा हो जाता है। यहाँ पर आपको केंद्रक दिखाई नहीं दे रहा है, ना ही कुछ और दिखाई दे रहा, बट यहाँ पर जैसे ही कोशिका चारों कोने से एक एक आकार में बड़ी हो जाती है तो उसका केंद्रक और जीवद्रव क्या हो जाता है? स्पष्ट और गाढ़ा हो जाता है। साथ ही साथ कुछ कोशिकाएं बीच में इकट्ठी होकर एक ऊतक का निर्माण करती हैं। इसको कहते हैं वाहिनी ऊतक। क्या कहते हैं इसको? वाहिनी ऊतक, जो आगे चलकर उस पौधे में संवहन मंडल का निर्माण करती है। अब ये जो परपशु कोशिका है, अब इसमें होता है विभाजन होता रहता है। और कौन सा विभाजन होगा? समसूत्री विभाजन होगा। समसूत्री विभाजन होगा। समसूत्री विभाजन से अब एक कोशिका से दो कोशिका बनेगी। परपशु कोशिका में क्या होगा? समसूत्री विभाजन होगा और एक कोशिका से कितनी कोशिका बनेंगी? दो कोशिका। अब इस कोशिका को कहते हैं प्राथमिक। सबसे पहले तो आपका ये बाहर एक लेयर रहेगा, बाह्य स्तर, तो अब उसके बारे में बार बार बोलने की ज़रूरत नहीं है। ये आपका जो बाहर बाहर दिख रहा है क्या है? बाह्य स्तर है। और अंदर भी कोशिका, तो कोशिका को नहीं दिखाएगा, बस जो मेन है उसको हम पढ़ते हैं। तो अब क्या है? इसमें समसूत्री विभाजन हुआ और आकार में समसूत्री विभाजन होगा तो दो कोशिका का निर्माण होगा। एक को कहते हैं प्राथमिक भित्तीय कोशिका। प्राथमिक भित्तीय कोशिका। और दूसरी वाली को कहेंगे प्राथमिक पुंबीजाणु जनन कोशिका। क्या देखा हमने कि जो परपशु कोशिका थी उसमें समसूत्री विभाजन होता है और दो कोशिका का निर्माण होता है। एक कोशिका कहलाएगी प्राथमिक भित्तीय कोशिका और दूसरी क्या कहलाएगी? प्राथमिक पुंबीजाणु जनन कोशिका। अब इसमें भी विभाजन होता है और दोनों में एक साथ विभाजन होता है, लेकिन हम यहाँ पर दोनों को अलग अलग देखेंगे अपने समझने के लिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्राथमिक भित्तीय कोशिका में क्या होता है। जगह कहाँ है? ये चलो लिखते हैं। तो जो प्राथमिक भित्तीय कोशिका होता है, ठीक है, प्राथमिक भित्तीय कोशिका, इसमें होता है समसूत्री विभाजन। कैसा विभाजन होगा? समसूत्री विभाजन होता है और इसके परिणाम स्वरूप 3 से 5 स्तर का निर्माण होता है। कितने स्तर का निर्माण होगा? 3 से 5 स्तर का निर्माण होता है इसके अंदर। ठीक, आइए देखते हो कौन कौन सा। सबसे पहले रहेगा अंतः स्तर। अंतः
स्तर जो होता है एक स्तर वाला। फिर है मध्य स्तर। मध्य स्तर जो होता है वो या तो एक स्तर वाला होगा या 3 स्तर वाला होगा। फिर जो तीसरा स्तर है वो है टेबिटम। टेबिटम भी कितने स्तर का होता है? एक स्तर का होता है। तो हमने क्या देखा कि जो प्राथमिक भित्तीय कोशिका होती है उसमें समसूत्री विभाजन होता है और 3 से 5 स्तर का निर्माण होता है। एक अंतः स्तर जो 1 स्तर का होगा, मध्य स्तर 1 से 3 स्तर का होगा और टेबिटम 1 स्तर का होता है। 3 से 5 स्तर कहने का क्या मतलब होता है? 3 से 5 स्तर का कहने का ये मतलब है कि अंतः स्तर कितना 1 स्तर वाला है, मध्य स्तर या तो 1 स्तर का बनेगा या 3 का। अगर 1 वाला बना है तो कितने स्तर का हो जाएगा? 1, 2, 3, यानी कि प्राथमिक भित्तीय कोशिका कितने स्तर का हुआ? 3 स्तर का हुआ। अगर मध्य स्तर 3 स्तर वाला बना है तो 1, 3, 4 और 1, 5, तो प्राथमिक भित्तीय कोशिका कितने स्तर का हुआ? 5 स्तर का हुआ। इस वजह से कहा जाता है ये 3 से 5 स्तर का निर्माण करता है। मध्य स्तर जो होता है ये बीच में ही नष्ट हो जाते हैं। जब इनका डेवलपमेंट होता है उसी बीच में ये क्या होते हैं? नष्ट हो जाते हैं और परागकणों को पोषण प्रदान करते हैं। साथ ही साथ टेबिटम का कार्य भी होता है पोषण प्रदान करना। जो परागकण अंदर जो नर युग्मक हैं जो डेवलप हो रहे हैं उनको क्या करता है? पोषण प्रदान करता है। तो सिंपल से हम कहेंगे कि ये पोषण प्रदान करते हैं और ये 1 से 2 नंबर में हर साल लगभग पूछता है। तो इसको आपको नहीं बोलना है। ये क्या करेंगे? पोषण प्रदान करते हैं परागकोश को, सिंपल सी बात है। तो ये तो हो गया प्राथमिक भित्तीय कोशिका। तो कितने स्तर का निर्माण किया? 3 से 5 वो देख लिया। अब बात करते हैं प्राथमिक पुंज बीजाणु जनन कोशिका की। तो इसमें सबसे पहले होगा समसूत्री विभाजन। क्या होगा? समसूत्री विभाजन। और ये बनाते हैं प्राथमिक पुंज बीजाणु मात्र कोशिका। वीडियो रोको 1 मिनट। इनमें समसूत्री विभाजन होगा, क्या बनाएगा? लघु बीजाणु मात्र कोशिका। लघु बीजाणु मात्र कोशिका बनाएगा। अब इस लघु बीजाणु मात्र कोशिका में क्या होगा? अर्धसूत्री विभाजन होगा। क्या होगा? और अर्धसूत्री विभाजन जब होता है तो युग्मक आधे आधे बढ़ जाते हैं और ये 4 अगुणित लघु बीजाणु का निर्माण करता है। किसका निर्माण करेगा? 4 अगुणित लघु बीजाणु का निर्माण करेगा। और कल ही बताया था लघु बीजाणु को ही क्या कहते हैं? नर युग्मक कहते हैं। कहते कि नहीं कहते हैं? या इसको पराग कण कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? परागकण। परागकण के अंदर क्या होता है? नर युग्मक होता है। तो ये 4 अगुणित लघु बीजाणु का निर्माण करते हैं। 4 पाली में ये बढ़ जाते हैं। सबसे बाहर आपका क्या हो जाएगा? ये बाह्य स्तर हो जाएगा। फिर ये वाला जो वाइट कलर से दिखाया गया है ये मध्य स्तर हो जाएगा। ठीक, कि मध्य स्तर कितना होता है? 1 से 3। तो 1, 2, 3। फिर अंदर जो दिखाया गया है ये क्या हो जाएगा आपका? टेबिटम। टेबिटम। और फिर उसके बाद अंदर ये जो आपको दिखाया गया क्या है? परागकण। इस प्रकार से किसका निर्माण होता है? परागकण का निर्माण होता है। तो एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। सबसे पहले जब हम नवीन परागकोश को कट करते हैं तो कट करने के बाद जब हम इस एरिया को देखते हैं तो हमें कुछ ऐसा संरचना दिखाई देता है। तो इसमें सबसे पहले बाहर एक स्तर घेरा हुआ होता है, उस स्तर को कहते हैं बाह्य स्तर या एपिडर्मिस कहते हैं। और उसके अंदर ढेर सारी कोशिकाओं का समूह होता है जिसको कहते हैं विभज्योति की कोशिका कहते हैं। अब ये विभज्योति की कोशिका में 4 कोशिका किनारे किनारे आकार में क्या होती है? बड़ी हो जाती है और इनका केंद्रक हुआ जीवद्रव
स्पष्ट हो जाता है, क्लियर हो जाता है, जो यहाँ पर दिखाया गया है। 1 कोशिका, 2 कोशिका, 3 कोशिका, 4 कोशिका, यानी कि यहाँ से एक एक कोशिका आकार में बड़ी हो जाती है। इनका केंद्रक और द्युतद्रव गाढ़ा हुआ स्पष्ट हो जाता है और इस कोशिका को कहते हैं परपसु कोशिका या आर्किस्पोरियल सेल कहते हैं। अब इन परपसु को अब बीच में भी कुछ कोशिका इकट्ठी होकर ऊतक का निर्माण करते हैं। उस ऊतक को कहते हैं वाहिनी ऊतक, प्रोकैम्बियल स्ट्रैंड कहते हैं। प्रोकैम्बियल स्ट्रैंड आगे चलकर संवहन बंडल जाइलम फ्लोएम का निर्माण करता है। अब इस परपसु कोशिका में समसूत्री विभाजन होता है, जिससे 2 कोशिका का निर्माण होता है। एक चीज़ और जाने रहना, जब समसूत्री विभाजन होता है तो युग्मक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, बट अर्धसूत्री विभाजन होगा तो युग्मक आधे आधे हो जाएंगे। और इससे 2 कोशिका का निर्माण हुआ। एक को कहेंगे प्राथमिक भित्तीय कोशिका और एक को कहते हैं प्राथमिक पुंबीजाणु जनन कोशिका। प्राथमिक भित्तीय कोशिका में भी विभाजन होता है, साथ ही साथ दोनों विभाजन एक साथ ही होता है, ठीक है, बट हम लोग यहाँ अलग अलग देख रहे हैं। तो प्राथमिक भित्तीय कोशिका में भी क्या होगा, समसूत्री विभाजन होगा और 1 से लेकर 3 से लेकर 5 स्तर का निर्माण होता है। सबसे पहले अंतः स्तर का निर्माण होगा जो 1 स्तर वाला होता है, फिर मध्य स्तर 1 से 3 होता है और टेबिटम 1 स्तर का होता है। मध्य स्तर जल्दी ही नष्ट हो जाता है और पोषण प्रदान करता है। टेबिटम भी क्या करता है, पोषण प्रदान करता है। फिर उसके बाद प्राथमिक पुंबीजाणु जनन कोशिका को हमने देखा, इसमें पहले समसूत्री विभाजन होगा और लघु बीजाणु मात्र कोशिका मेगास्पोरेंजिसिस मदर सेल एमएमसी का निर्माण करता है। अब इसमें भी अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिससे 4 आगुणित लघु बीजाणु का निर्माण होता है, जिसको हम परागकण या नरयुग्मक कहते हैं। तो इस प्रकार से नरयुग्मक का निर्माण होता है किसी एक फ्लावर में। तब यहाँ से हमने देख लिया कि नरयुग्मक का निर्माण कैसे होता है। तो अब हम कल पढ़ेंगे कि ये जो नरयुग्मक यानी कि जो परागकण है, परागकण की संरचना कैसी होती है, परागकण के अंदर क्या पाया जाता है, उन सब के बारे में हम कल स्टडी करेंगे। परागकण क्या होता है, कैसे क्या चीज़ें पाई जाती है, वो हम कल देखेंगे। बस ये समाप्त हुआ। तो किसी को कोई सवाल है तो वो पूछ सकता है यहाँ से, जिसको जो ना समझ में आए, कोई लाइन कुछ भी। चलो ठीक है, बंद करो भैया, जब नहीं पूछना है तो ना